नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। जब लोग उजड़ते हैं तो वो अकेले नहीं उजड़ते, उनके साथ एक पूरी दुनिया उजड़ती है जिसमें उनकी यादें, उनके पुरखे, उनकी सांस्कृतिक धरोहर सभी कुछ है। आज अफगानिस्तान से ऐसी ही सांस्कृतिक धरोहर लेकर भारत पहुंचा एक विमान। उसमें 3 गुरु ग्रंथ साहब थे जो पूरे सम्मान के साथ यहां लाए गए। सोमवार को काबुल एयरपोर्ट पे दिखी ये तस्वीर। 3 गुरु ग्रंथ साहिब को पूरे सम्मान के साथ वहां लाया गया। मंगलवार सुबह काबुल से ताजिकिस्तान होती हुई जो फ्लाइट दिल्ली आई, उनके साथ ये दिल्ली पहुंचे। यहां केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और वी मुरलीधरन इनको लेने आए। All I can say with great humility is that Mother India and the resolute decision making of the Prime Minister, we have always had a tradition of receiving our brethren, especially those in difficult circumstances in the neighborhood, and today what has happened is a manifestation of that. सुबह से ही इनके स्वागत के लिए भीड़ उमड़ी हुई थी। एयरपोर्ट के वीआईपी गेट से गुरुद्वारे तक इन्हें फूलों से सजी पालकी से लाया गया। धूमधाम से कीर्तन चलता रहा। फिर इन्हें दिल्ली के महावीर नगर के गुरुद्वारा श्री अर्जुन सिंह देव जी में विराजमान किया गया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन स्वरूप जो 3 गुरुद्वारों से, वहां से जलालाबाद गुरुद्वारा से, काबुल गुरुद्वारा से, और जो वहां पे मुफ्तलिस गुरुद्वारा साहिबान है, कंधार गुरुद्वारा है और एक चकमनी साहब गुरुद्वारा है, इन गुरुद्वारों को पहले ही लॉक कर चुके थे क्योंकि वहां पे हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के वो स्वरूप यहाँ पे गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन देव जी, महावीर नगर, वेस्ट दिल्ली नियर तिलक नगर, यहाँ पे लाए गए। और एक जो स्वरूप है गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, वो आपने जो अभी दर्शन किया, उस स्वरूप को यहाँ पे प्रकाशमान किया गया और 2 स्वरूप सुखासन स्थान पे ऊपर वहां पे विराजमान कर दिए गए। पूर्ण मर्यादा के साथ इस सारे कार्य को किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को अफगानिस्तान से लाने वाले ग्रंथियों समेत करीब 44 अफगानी सिख भी दिल्ली पहुंचे। उनका कहना है कि तालिबान उन्हें रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन उनकी बातें भरोसे लायक नहीं थी। इनका कहना है कि अभी भी करीब 200 सिख अफगानिस्तान में फंसे हैं। उधर कुछ ऐसा माहौल नहीं है, बस तालिबान आए थे तो अभी किसी को कुछ बोला नहीं है, हिंदू सरदारों को कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन हम खुद निकलना चाहते थे। अभी निकल गए तो माहौल बहुत खराब है, एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने नहीं देते। 170 से 180 बंदे हैं अभी भी वहाँ पर काबुल में है। हाँ, 170 से 180 बंदा, तब हिंदू और सिख को मिलाकर 170-180 बंदे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन के लिए एयरपोर्ट से लेकर गुरुद्वारे तक भारी भीड़ थी। अफगानिस्तान से लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को भी देश से बाहर लेकर जाना पड़ेगा। सिख समुदाय के लिए ये एक भावनात्मक मामला था, लेकिन शुक्र है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा और गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप के साथ साथ अफगानी सिख भी दिल्ली पहुंच गए। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। एक ब्रेक और आगे देखेंगे पैसा जुटाने निकली सरकार पर राहुल का वार। और बीजेपी का एक नारा था 70। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। दरअसल कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन नीति का ऐलान किया। बताया कि सरकार अलग अलग मंत्रालयों के पास खाली पड़े संसाधनों का प्रबंधन निजी हाथों में सौंपकर पैसा जुटाएगी और लक्ष्य अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का है। पूरे 24 घंटे बाद आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये नीति 70 साल में बनाई गई देश की पूंजी को बेचने का फैसला है। प्रधानमंत्री ये काम अपने 4 कारोबारी मित्रों के लिए कर रहे हैं। ये देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी मंत्री 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। और ये जो सिलेक्शन किया गया है ये किन लोगों के लिए किया गया है और किस प्रकार से उनको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। 400 स्टेशन
150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। और जो हमारे रेलवेज के एम्प्लॉई हैं, आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीनकर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है। क्या नाम दिया इसका, वो क्या कहते हैं इसका? नहीं, वो एक लाइन थी, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये आपका भविष्य है। ये जो आपका भविष्य है, इसको बेचा जा रहा है, इन 3-4 उद्योगपतियों को गिफ्ट दी जा रही है। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी सामने आई। उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी के समय में ही हवाई अड्डे का निजीकरण शुरू हुआ, बहुत सारे दूसरे फैसले हुए। क्या ये देश बेचना था? फरवरी 2020 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में मॉनेटाइजेशन किया 8,000 करोड़ का। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र में एक्सप्रेसवे बेच दी? गुलाम वो हैं जो एक परिवार के आश्रय में देश के संदर्भ में जब देश प्रगति करता है तो उसके बारे में अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करते हैं। 6 लाख करोड़ रुपया भारत की तिजोरी में आएगा, शायद राहुल जी को ये बात रास नहीं आई। वैसे राहुल गांधी ही नहीं, आरएसएस से जुड़े संगठन भी इस नीति का विरोध कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ ने इसे घर का गहना बेचने जैसी प्रक्रिया बताया है। For those who have this question in your mind, which means are we selling away the lands? No, this infrastructure national monetization pipeline is talking about brownfield assets which need to be better monetized. देश के हवाई अड्डों, बंदरगाहों, स्टेडियमों, सड़कों और ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपकर अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ जुटाने के वित्त मंत्री के लक्ष्य पर संघ परिवार भी सवाल खड़े कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने इस नीति का विरोध किया है। सरकार का अपना पक्ष है, लेकिन बीइंग मतलब के श्रम क्षेत्र के नाते हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था करो। ये सरकार का एक उसी तरह से इसको माना जाए कि घर की गहना बेच करके अपने गृहस्थी को चलाना, ये जो एक कहावत है, सरकार शायद उसी कहावत पर चल रही है। That ownership of assets. इस मसले पर राष्ट्रीय श्रमिक संगठन लामबंद हो गए हैं। लेफ्ट से जुड़े मजदूर संगठन सीटू ने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन को देश के लिए विनाशकारी बताया है। ये देश के जातीय संपत्ति को लूटने का एक चरम अरेंजमेंट है, व्यवस्था है जो ये सरकार ने कर रहा है। और ये देश के एसेट को इस्तेमाल करते हुए कमाएंगे प्राइवेट कंपनीज, कोई इन्वेस्टमेंट ना करते हुए। हम इसको पूरा विरोध करता है। ये बड़ा ध्वंसात्मक प्रक्रिया है। देश के चुने हुए सरकार पूरा देश का इकोनॉमी को खत्मा के ओर धकेल रहे हैं। ये इसका चरम एग्जाम्पल है। उधर सरकार की दलील है कि खाली पड़ी संपत्ति के इस्तेमाल से जो पैसे आएंगे उससे आधारभूत ढांचा तैयार होगा। सरकार ने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन में 2 नेशनल स्टेडियम को भी शामिल किया है। सरकार का मानना है कि इन नेशनल स्टेडियम्स को तैयार करने में, कंस्ट्रक्ट करने में करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन फिलहाल देश में इन एक्सपेंसिव एसेट्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि अगर इन नेशनल स्टेडियम्स को मॉनेटाइज किया जाता है तो इससे अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में काफी मदद मिलेगी। जो 6 लाख करोड़ का जो आपने टारगेट तय किया है वो कैसे अचीव करेंगे, पैसा कहां से आएगा? ये पैसा हमें जो पूरी उम्मीद है वो ये कि हमारे जो अपने भारतीय निवेशक हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं उनसे हमें उम्मीद है पूरी कि उनसे आएगा। जैसे कि मुझे कल ही हुआ अनाउंसमेंट के फौरन बाद कई देशों से जो उनके पेंशन फंड हैं और जो उनके सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, जिनको कि लॉन्ग टर्म एसेट्स चाहिए होते हैं, जो कि उनको रिटर्न एक अच्छा रिटर्न मगर लंबे अरसे के लिए देते रहें, उनसे ऑलरेडी इंटरेस्ट जाहिर हुआ है। तो हमें ये उम्मीद है कि जो लोग लॉन्ग टर्म रिटर्न, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो ख्वाहिश जिनकी है, उनसे पैसा आएगा। लेकिन मजदूर संगठनों को
पूंजी से ज्यादा नौकरी की फिक्र है। डर है कि निजी हाथों में प्रबंधन गया तो उनका रोजगार सिकुड़ेगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।